हेलो गाइस, स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और बैक्टीरिया के अंदर किस टाइप का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है एंड यूकैरियोट्स के अंदर किस तरीके का होता है, वही हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वर्ड से आप क्या समझते हैं? जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा उसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब क्या होता क्या है कि डीएनए के छोटे छोटे पोर्शंस का अपना अलग अलग रेप्लिकेशन जो है वो चलता रहता है। तो किस तरीके से चीज़ होगी कि देखो, ये डीएनए है और इसके इतने पोर्शन का, ठीक है, सपोज इतने पोर्शन का रेप्लिकेशन होना है, तो इतने पोर्शन को हम क्या बोल देंगे? रेप्लिकॉन बोल देंगे। ठीक है, रेप्लिकॉन बोल देंगे इसको। जिस पोर्शन का रेप्लिकेशन होना है डीएनए के, उस पोर्शन को हमने क्या नाम दे दिया? रेप्लिकन नाम दे दिया। ठीक है, और उस पोर्शन में भी कहाँ से स्टार्ट होगा रेप्लिकेशन? दैट इज ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, दैट इज ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब ऑरिजिन हो गया जहाँ से स्टार्ट होगा, यूनिडायरेक्शनली भी हो सकता है एंड बाई डायरेक्शनली भी हो सकता है। जैसे ई कोलाई के अंदर क्या होता है कि सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, इसका ऐसे सर्कुलर होता है। तो ये सपोज करो यहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो एक इस साइड में मूव करेगा, एक इस साइड में, दोनों साइड में अलग अलग मूव करेंगे, बाई डायरेक्शनली होगा। ठीक है, जबकि अगर लीनियर डीएनए प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उसके अंदर क्या होगा? जैसे यूनिडायरेक्शनली यूकैरियोट्स के अंदर होता है, लीनियर डीएनए प्रेजेंट है, तो ऐसा हमें यूकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलता है। चलो, उसके बाद हम बात कर लेते हैं रेप्लिकन के बारे में। जो रेप्लिकॉन है वो सर्कुलर भी हो सकता है, एंड लीनियर भी हो सकता है। ठीक है, अगर वो सर्कुलर है, सर्कुलर मतलब बैक्टीरिया के अंदर है, जैसे सर्कल में प्रेजेंट है, तो बाई डायरेक्शनली होगा, अदरवाइज यूनिडायरेक्शनली होगा अगर वो लीनियर है, जैसे कि यूकैरियोट्स के अंदर होता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो मोनो रेप्लिकॉनिक हो सकता है या फिर मल्टी रेप्लिकॉनिक हो सकता है। जैसे कि ई कोलाई की बात कर लेते हैं। ई कोलाई के अंदर ये है, एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, दैट इज मोनो रेप्लिकॉनिक। ठीक है, और यूकैरियोट्स के अंदर क्या है? क्रोमोसोम है, बहुत सारे क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे रेप्लिकेंट्स प्रेजेंट होते हैं और उनके ऊपर उनका ओरिजिन होता है रेप्लिकेशन का, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें चल रही होती है, दैट इज मल्टी रेप्लिकॉनिक। बहुत ज़्यादा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है तो मल्टी रेप्लिकॉनिक ऐसा हमें यूकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलता है, एंड मोनो रेप्लिकॉनिक कंडीशन हमें ई कोलाई के अंदर देखने को मिलती है। क्लियर है? उसके बाद ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो सिस एक्टिंग हो सकता है, सिस एक्टिंग हो सकता है, और हो सकता है नहीं, होता है, सिस एक्टिंग होता है, एंड एटी रिच सीक्वेंस, एटी रिच सीक्वेंस होती है। सिस एक्टिंग क्यों होता है? क्योंकि डीएनए के जिस मॉलिक्यूल के ऊपर ये प्रेजेंट है उसी को अफेक्ट करे, इसलिए ये कैसा होता है? सिस एक्टिंग होता है, एटी रिच सीक्वेंस होती है। रेप्लिकन जो है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये क्या 80 रिच सीक्वेंस होती है इसके पास, 80 रिच सीक्वेंस है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पास। क्योंकि 80 रिच सीक्वेंस, देखो मैं आपको क्लियर करती हूँ। जैसे कि ए और टी, इसके बीच में डबल बॉन्ड होता है। अगर आपको थोड़ी बहुत डीएनए की स्ट्रक्चर याद है तो ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड है। जी और सी के बीच में क्या? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इसको तोड़ पाना आसान होता है और इसको तोड़ पाना मुश्किल होता है, इसलिए 80 रिच सीक्वेंस होती है ताकि अनविंडिंग में आसानी हो। जब हेलिकेज आए तो इजीली उसको डीएनए को ओपन कर सके, अनवाइंड कर सके। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ई कोलाई के अंदर किस तरीके का होता है। ई कोलाई जो है इसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं? ओराइसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओराइसी बोलते हैं। इसके पास 3 चीज़ें होती हैं, 9 मर रिपीट्स, 13 मर रिपीट्स एंड 11 5' GAT से 3' सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। 9 मर रिपीट का मतलब है 9
बेस पेयर की सीक्वेंस, 9 बेस पेयर की सीक्वेंस है जो 5 टाइम्स प्रेजेंट है। इधर 13 बेस पेयर की सीक्वेंस है जो 3 टाइम्स प्रेजेंट है। एंड ये वाली सीक्वेंस है, इसमें एडेनिन पर क्या होता है, मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, और जब ये फुल्ली मिथाइलेटेड हो जाता है तभी रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट होती है। क्लियर है। उसके बाद जो ये 9 नंबर रिपीट जो होता है ना, ये बाइंडिंग साइट होता है डीएनए ए के लिए। डीएनए क्या, डीएनए ए इनिशिएशन में रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने का काम करता है। डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने का काम करता है, और ये सबसे पहले आकर के इस 9 नंबर रिपीट पर बाइंड करेगा और 13 नंबर रिपीट पर मेल्टिंग करवाएगा। ठीक है। उसके बाद ईस्ट के अंदर, ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी की बात करें, बडिंग ईस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये बारी किसकी आ गई, यूकैरियोट्स की। ईस्ट क्या है, यूकैरियोट है। तो ईस्ट के अंदर जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ये ARS हम इसको बोलते हैं, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। क्या बोलते हैं हम इसको, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस बोलते हैं। ये ORIC के कंपैरिजन में थोड़ी सी छोटी होती है। एक जो ईस्ट का जो जीनोम है उसके अंदर बहुत सारे ARS प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सभी एक्टिव नहीं होते हैं, सभी रेप्लिकेशन नहीं करते हैं। ठीक है। उसके बाद ARS की थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके, क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ किस तरीके की स्ट्रक्चर है वो हम देख लेते। देखो यहाँ पर ARS के स्ट्रक्चर में 3 डोमेन होते हैं। A डोमेन आ जाता है, B डोमेन और C डोमेन आ जाता है। A डोमेन के पास होता है ARS कंसेंसस सीक्वेंस, ठीक है, और B डोमेन फर्दर B1, B2 एंड B3 में डिवाइडेड होता है। C डोमेन DNA एंड प्रोटीन के इंटरेक्शन के लिए ज़रूरी है, और B डोमेन DNA की अनवाइंडिंग के लिए ज़रूरी है। ठीक है। और जो ये ARS सीक्वेंस है इसके पास 11 बेस पेयर ATG सीक्वेंस भी प्रेजेंट होती है। A डोमेन और B1, ठीक है, A डोमेन एंड B1 डोमेन ये इंटरैक्ट करते हैं ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स के साथ। अब देखो ये क्या है, ARS क्या है, ARS है ओरिजिन ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, तो रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए या फिर इस ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स आएगा वो क्या है, ORC, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। ये ARS को रिकॉग्नाइज करेगा, तो इसके साथ A डोमेन एंड B1 डोमेन जो है वो इंटरैक्ट करेंगे। ठीक है। जीवन जब साइकिल चलती है, सेल साइकिल, उसके अंदर क्या कुछ होता है वो भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत। देखो जीवन सेल साइकिल है, सेल साइकिल, ठीक है। ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स के साथ CDC6 ATPase आता है। ठीक है। CDC6 एक बहुत ही अनस्टेबल प्रोटीन होता है, इसलिए ये अपने साथ CDT1 को लेकर चलता है अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए। अदरवाइज ये स्टेबल नहीं रहेगा, CDT1 नहीं आएगा तो स्टेबल नहीं रहेगा। ये दोनों साथ में आते हैं, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करेंगे। देन इन तीनों की बाइंडिंग जब होती है, CDT1, देखो CDT1 आ गया, उसके साथ CDC6 आ गया, देन ORC, ये तीनों का क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हेलिकेज लॉर्डर। इसको हम क्या बोलते हैं, हेलिकेज लॉर्डर बोलते हैं। क्लियर है। क्योंकि ये मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस MCM जो हेलिकेज है उसकी लोडिंग करवा रहे हैं। उसकी लोडिंग होगी तो ही क्या होगा, रेप्लिकेशन इनिशिएट करे, रेप्लिकेशन का इनिशिएशन होगा। और जैसे ही रेप्लिकेशन का इनिशिएशन हो जाता है तो CDC6 को डिग्रेड कर दिया जाता है ताकि री इनिशिएशन ना हो। तो ये कुछ थोड़े बहुत इसके फंक्शंस थे जो हमने देखे। अगर आपको मेरे शॉर्ट नोट्स पसंद हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर टॉपिक के रिगार्डिंग मैं शॉर्ट नोट प्रोवाइड करूँगी, आपको बार बार बुक रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिवीजन के टाइम पर देखो, बुक रीड करना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज हमें उसी से मिलती है, लेकिन मार्क्स ज़्यादा हमें शॉर्ट नोट्स दिलवाते हैं।
क्योंकि बार बार जब हम रिवाइज़ करेंगे तो हमारा टाइम बचेगा शॉर्ट नोट्स से। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप सबको सही से समझ आया होगा, मेरे शॉर्ट नोट्स आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।